गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं। ये देखने से ही पता चल रहा होगा, ये बीएसएससी, रेलवे, एसएससी, जीडी एंड अदर एग्जाम्स इम्पोर्टेंट रिसेंट क्वेश्चन फॉर 2023-24, यानी कुछ नया क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2023-24 के लिए हम बनाए हुए हैं। और खास करके चैप्टर का नाम जो है, इसका पिछला भी वीडियो हम दे चुके हैं और इसका देखिए नाम है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन और पूर्वधारणा। कथन और पूर्वधारणा में आज आपको ऐसे 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जिससे कि स्टेटमेंट और एजम्पशन का एक भी प्रश्न आपसे गलती ना होगा। तो चलते हैं इस चैप्टर में करना क्या क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए इस चैप्टर में क्या करना होता है। देखिए इसका परिचय दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है। किसी भी विषय से संबंधित दी गई जानकारी को कथन कहते हैं। ये कथन जो होगा राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, यानी किसी भी विषय से संबंधित होगा। ठीक है, करंट का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, पॉलिटी का हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से होगा। अब कहते हैं कथन कहते हैं, तथा किसी विषय या बात का अनुमान लगाना या बिना प्रमाण के मान लेना पूर्व धारणा कहते हैं। पूर्व धारणा का अंग्रेजी होता है एजम्पशन। एजम्पशन देखिए पूर्व धारणा, आगे क्या होने वाली है। अब कोई बच्चा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 क्लास लगातार स्कूल में टॉप करता है, तो हम लोग एजम्पशन निकाल लेते हैं, पूर्व धारणा लगाते हैं कि 5वां साल भी वो बच्चा टॉप करेगा। भले वो टॉप करे या सेकंड टॉपर हो वो नहीं पता है, लेकिन अनुमान लगा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार पूर्व धारणा होता है। जैसे देखिए बादल जब घेरे हुए रहता है तो हम लोग को अनुमान रहता है कि बारिश होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बादल आया फिर भी चला गया और हवा उड़ा के लेके चला गया और बारिश नहीं हो पाई, तो वही अनुमान है। और कभी कभी ऐसा होता है कि धूप है और एकाएक बारिश हो गई, तो वहाँ धूप है तो बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अनुमान कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए मानी गई या अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पना के आधार पर दी गई धारणाएं अगर कथन में सन्निहित हो तो उन्हें पूर्व धारणा कहते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, कथन से संबंधित हो, कथन से संबंधित हो, कथन से बाहर हो तो वो हमेशा गलत होता है। ठीक है, जब हम तर्क कहते हैं, जब हम तर्क करते हैं तो बहुत सारे विषयों को बिना कहे दी छोड़ दे जाते हैं, बिना कहे दी छोड़ दे जाते हैं, बिना कहे ही छोड़ दी जाते हैं। ये होना चाहिए। ये सब बातें सुनने वाले अर्थात श्रोता को ज्ञात है, जिन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है, वही पूर्व धारणा कहलाता है। अब यहाँ पे आपको अच्छी तरह से पता चल चुका है एजम्पशन किसे कहते हैं। तो एजम्पशन समझ गए, जो कथन रहेगा, कथन से रिलेटेड पूर्व धारणा निकालना है। कथन से बाहर की पूर्व धारणा होगी तो वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए पूर्व धारणा के कुछ विशिष्ट नियम निम्नलिखित है, कुछ इसका रूल है जिसको हम कलेक्शन करके आपको दे रहे हैं। इसमें कौन कौन सा नियम है और किस किस कंडीशन में आप पूर्व धारणा को सही कहेंगे और किस किस कंडीशन में आप पूर्व धारणा को गलत कहेंगे, आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं। पूर्व धारणा में कथन का यथार्थ भाव सन्निहित होना चाहिए। कहने का अर्थ होता है, कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे पूर्व धारणा में, अब राम पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है, यहाँ राम पढ़ने में बहुत तेज है और पूर्व धारणा निकाले कि श्याम का रिजल्ट हो सकता है। अब यहाँ पे ये बात 100% गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि कथन में राम पढ़ने में तेज है तो एजम्पशन निकलेगा कि राम का सिलेक्शन हो जाएगा, न कि श्याम का। तो इसलिए कथन से वो रिलेटेड नहीं था तो पढ़ाई, लेकिन श्याम कथन से रिलेटेड नहीं होने के कारण हम उसको गलत किए। तो वही चीज यहाँ कह रहा है, पूर्व धारणा में कथन का यथार्थ भाव सन्निहित होना चाहिए। कथन जो कह रहा उसी का भाव से निकलना चाहिए। अब यहाँ पे पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बन रही है। अब स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बन रही है बिजली विभाग की तरफ से, तो अब टेलीफोन वाले को कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना, उसको फायदा हो या नुकसान हो तो बिजली वाले को होगा या उपभोक्ता होगा, टेलीफोन कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा। तो यही ध्यान रखिएगा। अब कहता है पूर्व धारणा कथन से अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। गारंटी जैसे कहने का मतलब है, कथन में 90% गारंटी दिया है जो आप पास करते हैं, लेकिन पूर्व धारणा में 100% निकल गया जो आप पास करेंगे, तो ये आपका गलत होगा। यानी यही बात है, ये पूर्व धारणा कथन से अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। यानी
कथन में 90% की चर्चा की है तो पूर्व धारणा कभी भी 100% नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि कथन से पूर्व धारणा निकाल रहे हैं तो कथन में 90 है तो ये 89 जा सकता है, मैक्सिमम 90 जा सकता है, लेकिन 91 भी नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। पूर्व धारणा में कथन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कहने का मतलब जो बात कथन में कह रहा है सेम टू सेम कॉपी करके छाप दे एजम्पशन में तो वो हमेशा गलत होगा। वो क्या होगा? हमेशा गलत होगा। पूर्व धारणा और कथन एक दूसरे के लिए सार्थक होनी चाहिए, यानी एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, यानी उसका कुछ अर्थ निकले, कुछ उससे संबंधित हो। ऐसा नहीं है जो वो दोनों अपने आप में डिफरेंट हो, एक पूरब तो एक पश्चिम जा रहा, नहीं। कहने का मतलब है अब यहां पे कोई हम लेके चले जो कोरोना है, कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, वो अभी मार्केट में फैल रहा है, तो एजम्पशन यही ना है जो कोरोना फैलेगा तो हम मास्क लगाना शुरू कर दें। ऐसा नहीं ना जो कोरोना का नया वेरिएंट आया तो हम टोपी पहनना शुरू कर देंगे, क्योंकि टोपी से वहाँ प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, वहाँ मास्क के प्रभाव पड़ेगा और मास्क से आपको बेनिफिट होगा। तो कोरोना बढ़ने के कारण मास्क लगाए हैं, तो कथन था कोरोना, एजम्पशन निकला मास्क लगाना। तो इस तरीके से यहाँ कह रहा है पूर्व धारणा और कथन एक दूसरे के लिए सार्थक होनी चाहिए। ऐसी पूर्व धारणाएं जो जनहित से जुड़ी हो को वैध मानना चाहिए। अब यहां देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जनहित से जुड़ी होने का क्या मतलब होता है। अभी देखिए यहां कह रहा है ऐसी पूर्व धारणा जो जनहित से जुड़ी हो उसे वैध मानना चाहिए। जनहित यानी कहने का अर्थ हुआ जनता के हित में, और जनता कहने का मतलब अननोन पर्सन होता है जनता। ऐसा नहीं आपको अपने भाई के बारे में बता रहे तो जनता नहीं हुआ, आप किसी भी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ओवरऑल जनता हुआ। तो जनता कहने मतलब जनहित में जारी सूचना हो। जैसे आप लोग देखे होंगे दुपहिया वाहन पे हेलमेट का प्रयोग सदा करें, ये जनहित में जारी है। जनहित में जारी कहने का मतलब वो पार्टिकुलर कोई जनरल कास्ट का, कोई ओबीसी कास्ट का, कोई SC/ST कास्ट का, कोई मंत्री का बेटा, कोई गरीब का बेटा, इसके लिए पार्टिकुलर नहीं ना है, वो सबों आदमी के लिए है। और वैसे सबों आदमी के लिए हैं जो दुपहिया वाहन का प्रयोग करते हैं। तो अब ये नॉन पर्सन हो हमसे या अननोन पर्सन हो हमसे, उससे कोई लेना देना है। तो अब ये जनता के हित में है, तो इसलिए कह रहा है ऐसी पूर्व धारणा जो जनहित से जुड़ी उसको वैध मानना चाहिए। जनहित से जुड़ी हुई को वैध मानेंगे, सही है। अब यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, कुछ शब्द जैसे अब ये शब्द दर्शन दे दे तो समझ लेना कि पक्का बाबू ये गलत होगा, ये शब्द दे दे तो पक्का ये गलत होगा। क्यों और कैसे और कौन कौन, ये ध्यान दो। यहां सर्वोत्तम का प्रयोग कर दे, सर्वोत्तम का मतलब गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो बेस्ट की बात कर रही है, तो यहां पे सर्वोत्तम बेस्ट की बात कर दे तो ये गलत हो जाएगा। ओनली केवल का अर्थ लगा दे, यानी केवल, ये भी गलत होगा। निश्चित डिफिनिट, ये गारंटी ठोक के कहता, छाती ठोक के ये निश्चित है, तो वहां गलत कह देंगे। प्रबल या ठोस स्ट्रॉन्ग इत्यादि से जुड़ा हुआ कथन हो तो इस तरह की पूर्व धारणा वैध नहीं माना जाएगा। अब यहां पे हम कहते हैं केवल सचिन तेंदुलकर ही दोहरा शतक लगा सकता था या लगा सकता है, तो इस स्थिति में गलत हो गया, क्योंकि आप लोग को पता होगा सचिन तेंदुलकर को आगे तो बढ़ना पड़ा लगाने के लिए, लेकिन उसके बाद आपका बिहारी लड़का और यहाँ का कौन है, ईशान किशन भी लगा के चला आया है। तो कहने का मतलब यदि सचिन तेंदुलकर एक लगाया तो यहाँ रोहित शर्मा 2 की 3 लगाया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, दो दोहरा शतक है 3 गो तो वो भी लगा दिया, वीरेंद्र सहवाग लगा दिया। तो कहने का मतलब भगवान को आगे बढ़ना पड़ा, पीछे जनता उसके साथ खड़ा नजर आया, ये आप लोग को पता चल गया होगा। क्योंकि सचिन जिस दिन बना रहे थे दोहरा शतक बहुत धीरे धीरे बना रहे थे, लेकिन उसके बाद ईशान किशन आया, वो तुरंते बना के चला आया। उन लोग को लगा जो अब दोहरा शतक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान यदि कर सकते हैं तो हम भी उस भगवान के भक्त हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और करके दिखाया। तो इस तरीके से ठोस कह देता, केवल कह देता सचिन तेंदुलकर ऐसा होगा तो गलत होगा। अब बात आई थी जो सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, तो कहा कि सिर्फ विराट कोहली, सिर्फ का प्रयोग करता तो गलत हो जाता, बोला विराट कोहली तोड़ सकता है, और सिर्फ का नहीं, क्योंकि उसके बाद भी तो कोई तोड़ सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कभी ऐसा होगा कि विराट का भी रिकॉर्ड टूट जाए। अब यहां देखिए और कुछ पॉइंट है, पूर्व धारणा और कथन के बीच सो, इसलिए, कारण, काउज, क्या, व्हाट, क्यों, व्हाई, प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर का कारण पूर्ण रूप से व्याप्त होना चाहिए। यानी
यहां पे कह रहा है पूर्व धारणा एवं कथन के बीच में इसलिए, यानी बारिश हुआ इसलिए हम छाता लेके निकले, या बारिश होने की संभावना थी इसीलिए हम छाता लेके निकले, तो इसलिए वहां लगा दिया ना। तो यहां पे यही तरह से देखना है क्या, क्यों, प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन एंड आंसर का कारण हो तो वो व्याप्त होगा, यानी ये सही होगा। पूर्व धारणा कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पूर्व धारणा कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। पूर्व धारणा जो है कथन के आधार पे निकाला गया निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, मतलब ये एजम्पशन जो है कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। यहाँ पे निष्कर्ष कहने का मतलब होता है कंक्लूजन, और कंक्लूजन कहने का मतलब है 100%, यानी वो रिजल्ट आया। आप यदि एग्जाम दिए तो आप पास कर गए, तो पास कर गए तो आप रिजल्ट लेकर आ गए हैं। अब जब तक एग्जाम नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, तो हम कह सकते हैं आपका एग्जाम अच्छा गया, आपको रिजल्ट आने की संभावना है, और संभावना होगा तो वो सही होगा। लेकिन कह देंगे आप पास कर गए तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो निष्कर्ष निकल गया है, वो एजम्पशन नहीं बचा। अब वो निष्कर्ष निकल गया, एजम्पशन नहीं बचा, इसलिए वो गलत होता है। तो ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष है तो गलत मारिएगा। भूतकाल व भविष्यत काल वाली पूर्व धारणाएं मान्य नहीं होती है। भूतकाल कहने का मतलब बीता हुआ, और भविष्यत काल का मतलब आने वाले के बारे में बात कर रहा है। अब आज यहाँ पे हम बोल दे जो कोई 10 बीघा प्लॉट खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि आगे भविष्य में जमीन की रेट बढ़ जाएगी। तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसा सब दिन से होते आया है कि जमीन का रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो क्या सबके पापा दादा परदादा खरीद रख लिए थे? नहीं ना। तो इसलिए जो बढ़ने वाला पेट्रोल का दाम हमेशा बढ़ता है, गैस का दाम हमेशा बढ़ता है, तब क्या करते हैं, एक टैंक लोड खरीद के रख लेते हैं? नहीं खरीदते हैं। इसलिए ये हो गया, भविष्य की बात हो गई। और भूतकाल में वो भी गलत नहीं हो, मान्य नहीं होगा, गलत हो जाएगा। कथन में यदि अनुरोध शब्द का जिक्र होता है तो इसका अर्थ यह है कि परिणाम और अस्तित्व दोनों ही मौजूद है। अब देखिए, कथन में यदि अनुरोध कहने का मतलब आग्रह करना, आपसे निवेदन करना, शब्द का जिक्र होता है तो इसका अर्थ यह है कि परिणाम और अस्तित्व दोनों ही मौजूद होते हैं, तो इसको मान लेना है। और इसके अलावा कुछ पॉइंट हम आपको बताने जाएंगे, और वो इसके अलावा पॉइंट है, देखिए, कोर्ट का फैसला। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये इसका यदि कोई फैसला देता है तो वो 100% आपको मान्य होगा। उस पर कोई आप उंगली नहीं उठाएंगे। भले कोई जाके चुनौती देगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसला को हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसला को सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आप आम नागरिक होने के कारण वहां चुनौती उठाएंगे, वहां चैलेंज देंगे, और जब जीत जाएंगे तब आप उसको मानेंगे। लेकिन जब तक फैसला नहीं आता तो जो आदेश है उसको लेके चलना है। तो कोर्ट का जो भी फैसला होता है मानने के लिए दिया जाता है। अब यहां पे विज्ञापन संबंधी जो भी बात होगा वो आपको हर हाल में मानना होगा। एजम्पशन के लिए आप रियल जीवन में माने चाहे ना माने, एजम्पशन के लिए विज्ञापन को मानना होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं करोड़ों के ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाया जाता है, और 1 करोड़ यदि वो कंपनी इन्वेस्ट करती है तो क्या सोच के इन्वेस्ट करती है। और आप ही बताइए, यदि वो 1 करोड़ विज्ञापन में इन्वेस्ट करता है, किसी अच्छे पर्सन को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, तो वहां पे चाहे अमिताभ बच्चन हो, तो अब ये बताइए आपको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना के अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। क्यों? क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है। और अमिताभ बच्चन यदि बोल देंगे तो वहां सभी लोग मानेंगे कि अमिताभ बच्चन कहते हैं। आप लोग को पता होगा रिवाइटल का एड युवराज सिंह के पास था, लेकिन जब उसका बुरा वक्त आया, जब युवराज सिंह को कैंसर हो गया, तो रिवाइटल अपना ऐड खुद ब खुद वापस ले लिया, और वो उठा के दे दिया किसको? सलमान खान को। तो इस तरीके से वहां पे अच्छे सेलिब्रिटी को ऐड दिया जाता है, और वो ऐड देने का फायदा भी होता है, जनता मानते हैं जो सलमान खान बोल रहा है, उनका भी फैन है ना, और कोई माने चाहे ना माने, उनका फैन तो मानेगा ही मानेगा। तो इस तरीके से यहाँ जो भी विज्ञापन होगा वो हर हाल में
मानना होगा। तो इन्हीं सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। और यदि ये सब 11 बात 12 बात था, यदि सब बात आपके ध्यान में रहे तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक भी एजम्पशन का प्रश्न गलती नहीं होगा। अभी जो आप लोग 10 में से 6 को गलती करते हैं, 7 को गलती करते हैं, तब 10 को में से 9 को सही बनाइएगा, 10 को में से 9 को सही बनाइएगा। और अभी तक भी जो भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन यही खत्म नहीं होता है, अगला भी देखिए इसका है। अब अगला हम 4-5 आपको एग्जाम्पल लेके आए हुए हैं और आप लोग खुद ब खुद बताएंगे ये सही है कि गलत है। अब कह रहा है राज्य ठंड की शीतलहरी से गुजर रहा है। ठंडा का मौसम है, राज्य में बहुत ठंडी कनकनी बढ़ गया है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले हफ्ते तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। यानी सरकार फैसला लिया है, ये कोई राज्य सरकार की बात हो रही है क्योंकि राज्य में ठंड बढ़ा है, तो ये भारत सरकार फैसला नहीं लेंगे क्योंकि राज्य में सर्दी हुई है। तो यहां कह रहा है राज्य ठंड की शीतलहर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले हफ्ते तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। अब यहाँ पे जितने भी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में सबको बंद करने के लिए कहा है। अब पूर्व धारणा क्या हो रहा है देखिए, हो सकता है ठंड की शीतलहरी एक हफ्ते से ज्यादा ना चले। ये आपका सही कि गलत? तो अब आप यहां कहेंगे एक सप्ताह का फैसला लेने का मतलब ही है ये आपका सही है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए अनुमान लगाया है, और एजम्पशन में अनुमान ही लगाया जाता है, जो मोटा मोटी एक सप्ताह रहेगा तब तक एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया जाए। और यदि एक 7 दिन पूर्व जाएगा और लगता है कि नहीं पुनः 7 दिन ठंडी रहेगी, शीतलहरी रहेगी, तो उससे एक दिन पहले सरकार पुनः आदेश निकाल देती है कि नहीं ये लगातार और 8 दिन बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कहता हो सकता है कि छात्रों के अभिभावक एक हफ्ते के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। ये तो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह का यदि बंद है तो एक ही सप्ताह तक रहेगा और उसके बाद आने देंगे। और वैसे भी आप लोग को पता होगा छोटे बच्चे के गार्जियन बच्चों से परेशान रहते हैं, वो तो चाहते हैं कि दिन के बदले दिन और रात दोनों स्कूल रहे तो और बढ़िया होगा, जो वो कम से कम शांति से चैन से निश्चिंत रहे। तो इसलिए वो कभी भी स्कूल खुला रहने पे बच्चा को घर पे नहीं रखना चाहते हैं। वो उसका तो मन होता है कि संडे को भी मौका मिले तो पहुंचा देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है संडे को साप्ताहिक छुट्टी होती है तो वो मजबूर हो जाते हैं, नहीं तो संडे को भी पहुंचाने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो इसका आंसर केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक सही है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के स्वर्णिम इतिहास का सबसे अच्छा प्रमाण आयुर्वेद चिकित्सा की पश्चिमी देशों में स्वीकार्यता है। अब यहां देखिए, यहां भारत के स्वर्णिम इतिहास का सबसे अच्छा प्रमाण आयुर्वेद चिकित्सा की पश्चिमी देशों में स्वीकार्यता है। अब यहां कथन तो दे दिया आयुर्वेद चिकित्सा भारत में लोकप्रिय नहीं है। अब यहां पे देखिए भारत के स्वर्णिम इतिहास का सबसे अच्छा प्रमाण आयुर्वेद चिकित्सा की पश्चिमी देशों में स्वीकार्यता है। पश्चिमी देश के लोग भी इसको स्वीकारता है। किसको? आयुर्वेद चिकित्सा। कहां के? तो भारत के स्वर्णिम इतिहास का। तो यानी पश्चिमी देश भी स्वीकारता है और यहां कहता है आयुर्वेद चिकित्सा भारत में लोकप्रिय नहीं है। ये हर हाल में गलत हो गया। कथन में कह रहा है ये कहीं नहीं, स्वीकार्यता है, अच्छा प्रमाण है, अच्छा कह रहा है, यहाँ कहता लोकप्रिय नहीं है। और लोकप्रिय का मतलब क्या हुआ? जो जनता को अच्छा नहीं लगता है। ये गलत हो गया। विषम चिकित्सा एलोपैथी भारत में ज्यादा लोकप्रिय है। इसके बारे में भैया हमको कोई चर्चा नहीं किया है, क्योंकि हम आपको बताएं कि कथन में जो बात है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो विषम चिकित्सा एलोपैथी दूर दूर तक दिखाई देता है। एलोपैथी का मतलब होता है इंग्लिश दवाई जो आता है वो वाला। तो इसलिए इसका तो कोई चर्चा नहीं है, और जब चर्चा नहीं होगा तो फिर हम इसके बारे में क्या कहेंगे? सीधा गलत कहेंगे। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन की 3 अवधारणाएं दी गई है, यानी पूर्व धारणाएं दी गई है। विकल्पों के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। अब उत्तर क्या दीजिएगा? देखिए पहला है उत्तर दीजिए यदि पूर्व धारणा 1 2 3 अंतर्निहित है, यानी 1 2 3 तीनों सही होगा तो ए नंबर दीजिए। केवल एक सही है तो बी नंबर। कोई पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है, मतलब तीनों गलत है, 1 भी 2 भी और 3 भी, ये गलत गलत गलत, तो सी नंबर। और ये 2 और ये 3 सही सही सही, तो ए नंबर। ठीक है।
और उत्तर दीजिए 1 और 2 अंतर्निहित है, यानी 1 2 सही है, 1 2 सही है तो डी नंबर, और यहाँ कह रहा है केवल 1 सही है तो बी नंबर, ये देना है। अब कहता है कथन है 3 नंबर, किराए के लिए मकान की आवश्यकता है एक विज्ञापन। अब आप बताएंगे कोई आदमी अपना कहीं पर भी लगा दिया बड़ा सा बोर्ड या छोटा सा बोर्ड, जो किराए के लिए मकान की आवश्यकता है एक विज्ञापन, वो ठोक दिया है। अब यहाँ कह रहा मकान प्राय किराए के लिए उपलब्ध होते हैं। अब यहाँ एक चीज बताइए, हम विज्ञापन दिए हैं क्या सोच के, जो कोई हमें रूम दे और भाड़ा पे दे, तो यहाँ कह रहा है मकान प्राय किराए के लिए उपलब्ध होते हैं, ये सही है, क्योंकि लोग यहाँ पे फैमिली 4 गो बना लेता है 4 फ्लोर, वो किसके लिए, जो कुछ इनकम का सोर्स हो जाए भाड़ा के लिए। और जिनके पास जमीन नहीं है बड़े बड़े शहरों में, वो क्या करते हैं, वो जाके ले लेते हैं बना बनाया वो घर। ठीक है, लोग इस विज्ञापन को पढ़ेंगे और प्रत्युत्तर देंगे। अब आप जो विज्ञापन दिए हैं क्या सोच के दिए हैं, हम कुछ देर पहले बताएं कि मानने के लिए। तो जब हम विज्ञापन लगाएंगे लोग पढ़ेगा और उत्तर देंगे, मतलब जवाब देगा। किसी के पास होगा तो फोन करेगा कि हाँ भैया मेरे पास रूम है, लेना है। तो इस तरीके से ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है मकान किराए पर देने हेतु विज्ञापन देना आवश्यक होगा। अब हम किसको जाके पूछे जो रूम खाली है कि नहीं है, या रूम मालिक जिसका रूम खाली है वो किसको जाके पूछे कि भैया रूम लेना ही नहीं लेना है। तो यदि वहां पे सभी मकान मालिक टूलेट का बोर्ड लगा देता है, लोग चलते फिरते अच्छा यहाँ रूम खाली है, फोन करता है, हाँ बतिया लेता है कितना रूम का है, कितना है, लेटरिन बाथरूम किचन क्या है, सब कुछ ठीक लगा तो देखेंगे, नहीं तो कह देंगे भैया छोड़ दीजिए, फोटो भेज दीजिए, फोटो पसंद आया तो फिर जाके देख लिए। तो कहने का मतलब मकान किराए पर देने हेतु विज्ञापन देना आवश्यक है, और ये खास करके बड़े बड़े शहरों में जरूर आवश्यक है। गाँव घर में यदि ऐसा होता तो लोग को भी पता चलता फलना का मकान है, लेकिन यहाँ तो नहीं पता चलता, यहाँ तो पड़ोसी से भी सब लोग बात नहीं करते हैं। तो इस तरीके, क्योंकि कोई इधर के कोई उधर की से बात नहीं होती है, गाँव घर में तो सब बाप दादा चाचा मौसा सब रहता अपना ही। तो इसलिए इसका तीनों सही, और तीनों सही का मतलब क्या देंगे, इसका देंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट सेकेंड तथा तीन अंतर्निहित है, यानी अनुसरण करता है, यानी फॉलो करता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक बिजली कंपनी ने एक नोटिस के द्वारा सूचित किया कि जो भी उपभोक्ता निश्चित अवधि तक बिल की राशि जमा नहीं करेंगे उसके प्रत्येक चूक बाकीदारी दिवस के हिसाब से दंड वसूला जाएगा। यानी कहने का मतलब है एक बिजली कंपनी ने नोटिस द्वारा सूचित किया कि जो उपभोक्ता निश्चित अवधि तक बिल की राशि जमा नहीं करेंगे, वो डेट दिया, कहता है भैया 20 तारीख तक में आप लोग हमको पेमेंट कर दीजिए। मान के चलिए 20 जनवरी तक का डेट दे दिया, जो आप लोग पेमेंट कर दीजिए जो भी बकाया है 2024। ठीक है, अब यहां कहता है यदि आप चुका देते हैं, निश्चित अब तक बिल की राशि जमा नहीं करेंगे, यानी 20 जनवरी 24 तक का जो हम टाइम दिए हैं, यदि उस डेडलाइन में आप दे देते हैं तब तो कोई बात नहीं है। उसके प्रत्येक चूक यानी उसके प्रत्येक बाद में बाकीदारी दिवस के हिसाब से दंड वसूला जाएगा। यानी कहता है जिस दिन तक का समय दिए हैं यदि उस दिन तक दे देते हैं तो ठीक है, अन्यथा उसके बाद प्रत्येक डे के हिसाब से, प्रत्येक दिन फाइन के हिसाब से हम तस लेंगे। ये धमकी भी दे रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग पे यदि किसी का वसूली होगा, बाकी होगा तो दे दीजिएगा, ठीक ना। और वैसे भी अब प्रीपेड लग रहा है, अब पता चल जाएगा, जो धमकी देने का नौबत ही खत्म हो जाएगी। अब पूर्व धारणा कर रहा है, इससे क्या होगा, ये तो धमकी देके चला आया। अब यहां पर क्या होगा तो देखिए, दंड द्वारा एकत्रित राशि बिल भुगतान में विलंब के कारण हुए नुकसान की भरपाई करेगी। अब कहता है दंड द्वारा एकत्रित राशि, यानी वो जो पैसा लेगा, अब यहां पे देखिए वो जो पैसा लेगा एकत्रित राशि बिल भुगतान में विलंब के कारण हुए नुकसान की भरपाई करेगी। यानी 5 महीना पहले उसको पैसा देना था, लेकिन वो 5 महीना लेट से दिया है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा तब का रुक गया ना। और यदि 5 महीना पहले पैसा देते तो उसका कुछ आप यूज करते, तो ये सही है। सामान्यतः व्यक्ति सूचना को ध्यानपूर्वक देखते हैं,
ये भी सही है। जो नोटिस क्या आया है, भाई बिजली विभाग का है तो डर तो होता ही है, ये भी सही है। अधिकांश व्यक्ति दंड से बचने के लिए नियत तिथि तक बिल का भुगतान कर देंगे। कुछ आदमी शरीफ भी होते हैं जो कि ये सब के चक्कर में नहीं फंसना चाहते, कहते नहीं ना हम दे के हटा देंगे। और वो कैसे व्यक्ति होंगे? जिनके पास पैसा होगा। लेकिन जिनके पास पैसा रुपया नहीं है वो कहेगा हम क्या करें, देख लेंगे जो होगा। वो दंड भी देने के लिए तैयार है मजबूरी में। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम पैसा नहीं है, और जब पैसा रहेगा नहीं तो क्या करेगा? किसी को मर्डर करेगा नहीं ना, इसलिए वो फाइन देने के लिए तैयार, मजबूर है, लाचार है। तो यहाँ पे, लेकिन जिसके पास पैसा है, अधिकांश व्यक्ति दंड से बचने के लिए, जो इसके पास पैसा सोचेगा चलो पहुंचा के झंझट मुक्ति पालेंगे। तो इसका भी आपका आंसर क्या हुआ? इसका भी आंसर आपका ए हुआ। समझ में आ रहा है ना? अगला देखिए, कह रहा है 5 नंबर, परीक्षा में होने वाले कदाचार शिक्षा के स्तर में ह्रास का एक प्रमुख कारण है। परीक्षा में होने वाले कदाचार तो समझते ही होंगे, चोरी चपाटी, शिक्षा के स्तर में ह्रास का एक प्रमुख कारण है। यानी कहने का मतलब है परीक्षा में जो चोरी होता है तो शिक्षा का स्तर में ह्रास का मतलब स्तर नीचे गिरते जा रहा है, स्तर नीचे गिरते जा रहा है, उसका एक प्रमुख कारण है। ये नहीं कहता एकमात्र कारण है, प्रमुख कारण है, और सब भी कारण है। अब कहता है शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए कदाचार पर नियंत्रण आवश्यक है। यदि आप शिक्षा के स्तर को सुधारना चाहते हैं तो चोरी को रोकना पड़ेगा, और चोरी को रोकेंगे तो यहाँ जो है बच्चा पढ़ना पे ध्यान देगा। आज बीए एमए करके बेरोजगार ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, क्यों? कहीं ना कहीं वो चोरी से डिग्री ले लिया है। और यदि किसी प्राइवेट कंपनी में जाती है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्राइवेट में डिग्री नहीं देख के सिलेक्शन होता, डिग्री के साथ काम भी देखा जाता है, और अकल होगा तब ना वो रखेगा नौकरी पे, और यहाँ डिग्री से। तो इस तरीके से यहाँ ये आवश्यक है, जरूरी है। शिक्षा का स्तर में सुधार के लिए कदाचार पर नियंत्रण आवश्यक है। आजकल सभी परीक्षाओं में कदाचार हो रहे हैं, इसके बारे में नहीं कह सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको कदाचार शिक्षा का स्तर रोकने का एक कारण था। यही कहता है कि आजकल सभी परीक्षाओं में कदाचार हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा, हे देखिए सभी जो लगा दिया यही नहीं लेके डूब गया। 100% गारंटी मार रहा है, 100% चक्कर में ना रहिएगा। यहाँ 90 तक देता था हम सोच लेते, तो इसलिए ये कह रहा आजकल सभी परीक्षाओं में कदाचार हो रहा। लगता है कि लाइसेंस ही दे रहा चोरी ना, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सभी का प्रयोग है, इसीलिए गलत होगा। यदि आजकल कुछ परीक्षाओं में कदाचार हो रहे हैं तो ये संभव था, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं, तो इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए केवल एक सही है। अगला देखिए, सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। अब पूर्व धारणा क्या दे रहा है? समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। अब आप लोग बताइएगा समाचार पत्र किस लिए होता है? पढ़ने के लिए कि रखने के लिए? तो यहाँ जानते हैं कि समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते, सही है। और प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, यही ने लफड़ा कर दिया। प्रत्येक का मतलब 100%, हर एक का मतलब हर एक, यानी 100। तो इसलिए ये गलत है। इसका भी आंसर केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, यदि हम गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पहले दर्जे की पाठशाला उपलब्ध कर सके और पाठशाला में उचित हाजिरी की व्यवस्था की जा सके तो शिक्षा के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। कह रहा है यदि हम गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पहले दर्जे की पाठशाला उपलब्ध करा सके, पहले दर्जे की पाठशाला उपलब्ध करा सके मतलब पहला में नाम लिखवा दें, और पाठशाला में उचित हाजिरी की व्यवस्था की जा सके तो शिक्षा के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। अब यहाँ कह रहा है सभी गरीब परिवारों के बच्चे अच्छी पाठशालाओं में नहीं जाते हैं। अब ये गलत की सही? तो अब यहाँ कह रहा है सभी गरीब परिवारों के बच्चे, यानी जो भी गरीब है उसके बच्चे अच्छी पाठशालाओं में नहीं जाते। ये सही बात है। कहिए क्यों? क्योंकि जो लोग जनरल ओबीसी एससी एसटी की बात नहीं होती है, यहाँ गरीब अमीर की बात होती है। तो सभी गरीब परिवारों के बच्चे अच्छी पाठशाला में नहीं जाते। यो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में गरीब है तो वो सोच के भी अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता, क्योंकि वो पैसा की दिक्कत है, और पैसा बिना तो कोई पहचानता नहीं है। क्या पैसा बिना कोई पहचानता नहीं है, इसलिए सही है। और गरीब परिवार के बच्चे नियमित पाठशाला नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए गरीब परिवार के बच्चे नियमित पाठशाला नहीं जाते हैं, और यहाँ कर यदि हम गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पहले दर्जे की पाठशाला उपलब्ध करा सके और पाठशाला में उचित हाजिरी की व्यवस्था की जा सके, यानी हाजिरी उचित लगवाना पड़ेगा। इसका कहीं न कहीं मतलब है कि जब रोज नहीं जाता हुआ तब ना उचित व्यवस्था की बात हो रही है, और तो शिक्षा क्षेत्र में यह एक उपलब्धि होगी। तो गरीब परिवार के बच्चे
नियमित पाठशाला नहीं जाते हैं, ये भी सही है। तो इनका दोनों सही, तो इनका हो गया 5, 1 और 2 दोनों सही। और एक चीज ध्यान रखिएगा, गरीब परिवार के बच्चे नियमित पाठशाला नहीं जाने का और सब भी उसका रीजन है। रीजन क्या है, कहीं काम धाम पे चला जाता है, छोटा बच्चा है, माँ काम पे गई तो छोटा बच्चा को पकड़ेगा या बकरी को चलाने चल जाएगा। तो कोई न कोई काम वो कर लेता है और मजबूरी में काम करता है, क्योंकि वो गरीब है और उनको पैसा चाहिए लेकिन पैसा है नहीं, तो इस तरीके से वो मजबूर है। तो इस तरीके से एजम्पशन का ये तीसरा क्लास है, स्टेटमेंट एजम्पशन का तीसरा क्लास है। जो भी लोग पिछला 2 क्लास नहीं देखे होंगे तो वो लोग कृपया करके देख लेंगे, और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया करके सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। इससे क्या फायदा होगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपके पास पहले पहुंच जाएगा और इससे आपको याद आ जाएगा और आप पढ़ाई कर लेंगे। और अभी जितना भी एग्जाम होने वाला हो, SSC GD हो चाहे बिहार SSC हो, और आगे जो बिहार पुलिस का भी एग्जाम होगा और दरोगा का भी मेंस का एग्जाम होगा, वो सब में ये रीजनिंग काम करेगा। तो इसलिए जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।